Good morning all of you and welcome to you my YouTube channel द स्टार क्लासेस 4.0। आज मैं 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए हिंदी का 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आगामी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। तो बिना समय को गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखें और समझें। पहला क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है? भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका सही आंसर होगा लोगों में पारस्परिक श्रद्धा और सम्मान का भाव हो। लोगों में पारस्परिक श्रद्धा और सम्मान का भावना होनी चाहिए। भीमराव अंबेडकर के दृष्टि में एक आदर्श समाज वो समाज होता है जो समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व पर आधारित होता है। वही भीमराव अंबेडकर जी के दृष्टि में सबसे आदर्श समाज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन के लेखक कौन है? द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन के लेखक हैं। तो इसका सही आंसर होगा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हैं जो द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन के लेखक है। इसके अलावा भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के रचना है द कास्टम इन इंडिया, बुद्धा एंड हिज धम्बा, द अनटचेबल्स, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। और यहाँ एक रचना है जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। उसका भी लेखक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर है। और ये जो रचना है एक भाषण है जिसका हिंदी में अनुवाद ललई सिंह यादव ने किया। अनदर ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो रचना है नाखून क्यों बढ़ते हैं, गुणाकर मूल्य का रचना है नागरी लिपि, और रामविलास शर्मा का जो रचना है परंपरा का मूल्यांकन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र सेन साहब हैं। ऐसे 20 के दांत में सबसे ज़्यादा यानी कि चर्चा कासू का ही है, लेकिन कासू ऑप्शन में नहीं है। तो 20 के दांत का प्रमुख पात्र ऑप्शन के अनुसार सेन साहब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दैवत विज्ञान क्या है? तो दैवत विज्ञान यह देव विज्ञान से संबंधित है। इसमें देवताओं के बारे में यानी कि अध्ययन किया गया। नाखून को किससे रगड़कर लाल और चिकना बनाया जाता है? तो नाखून को मोम और आलता से रगड़कर लाल और चिकना किया जाता है। नाखून क्यों बढ़ते हैं जिसका लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी, उसी चैप्टर में नाखून को किससे रगड़कर लाल किया जाता है जिसमें बताया गया है मोम और आलता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दारिश क्या है? दारिश क्या है? तो इसका सही आंसर होगा प्राचीन काल या प्राचीन कालीन सोने का सिक्का। एक यानी कि अंग्रेज गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग ने भारत से सोने के बहुत सारे सिक्के अंग्रेजी सरकार को यानी कि भेंट में दिया था, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने उसे क्या किया था, गला दिया था। तो वहाँ जो भेंट में दिया था वह दारिश के रूप में दिया था। यानी दारिश कहने का मतलब क्या होता है, तो सोने से भरा हुआ सिक्का या प्राचीन कालीन सोने का सिक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी को किस नगरी के रूप में जाना जाता है? काशी को किस नगरी के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा देवनागरी के रूप में। देवनागरी के रूप में, क्योंकि यहाँ विश्वनाथ जी का मंदिर है, बहुत सारे यानी कि तीर्थ स्थल है जहाँ यानी कि साधु महात्मा दर्शन के लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक का अर्थ होता है? शिक्षक का अर्थ होता है, तो इसका सही आंसर होगा मोम। शिक्षक का अर्थ क्या होता है? मोम। अगला क्वेश्चन है, बहादुर ने माँ के रखे रुपये में से कितने रुपये निकाल लिए थे?
बहादुर ने माँ के रखे रुपये में से कितने रुपये निकाल लिए थे? तो इसका सही आंसर होगा 2 रुपया। बहादुर के माँ ने जब बहादुर की कुटाई की तो रात भर इधर उधर रहा और भोर में घर गया और माँ के रखे रुपये के हांडिया में से 2 रुपये निकाल करके वह 9 2 11 हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ किसके द्वारा लिखा गया? परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ किसके द्वारा लिखा गया? तो रामविलास शर्मा के द्वारा। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ किसके द्वारा लिखा गया है? तो रामविलास शर्मा। इसके अलावा बिरजू महाराज के द्वारा लिखा गया जीत जीत मैं निरखत हूँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा नाखून क्यों बढ़ते हैं, और अभिनव अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा परंपरा का मूल्यांकन, जिसका लेखक है रामविलास शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ का केंद्र है। तो जीत जीत मैं निरखत हूँ जिसमें पंडित बिरजू महाराज का साक्षात्कार है और इनका साक्षात्कार इनकी एक शिष्या जिसका नाम था रश्मि वाजपेयी ने ली थी। अगला क्वेश्चन है, यंग इंडिया के संपादक कौन है? यंग इंडिया के संपादक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी। यंग इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया पत्रिका है जिसका संपादक महात्मा गांधी थे। इसके अलावा हरिजन जो पत्रिका है इसका भी संपादक महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर नामक ग्राम में हुआ था और इनका निधन 30 जनवरी 1948 को हुआ था, जिसको यानी कि नाथूराम गोडसे ने इन्हें हत्या कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, शेक्सपियर किस भाषा के कवि है? शेक्सपियर किस भाषा के कवि है? तो इसका सही आंसर होगा अंग्रेजी। शेक्सपियर का जन्म 13 अप्रैल 1564 में और इनका निधन 23 अप्रैल 1616 में हुआ था। शेक्सपियर एक कवि, नाटककार, अभिनेता भी थे, लेकिन शेक्सपियर को कवि के रूप में, अंग्रेजी भाषा के कवि के रूप में जाना जाता है और इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश भी कहा जाता है। इन्हें अंग्रेजी के पिता भी विलियम शेक्सपियर ही थे। अगला क्वेश्चन है, तीसरा साक्ष्य पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तीसरा साक्ष्य पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही आंसर होगा अशोक वाजपेयी। तीसरा साक्ष्य पुस्तक अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है। इसके अनदर ऑप्शन की बात करते हैं, विनोद कुमार शुक्ल। तो विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा मछली शीर्षक लिखा गया है। विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा मछली शीर्षक कहानी लिखा गया है जो महाविद्यालय से लिया गया है। अमरकांत के द्वारा बहादुर शीर्षक कहानी लिखा गया। इसके अलावा मैक्स मुलर के द्वारा भारत से हम क्या सीखे, जो एक भाषण है, भारत से हम क्या सीखे, ये है जो मैक्स मुलर के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट शासक कहाँ के रहने वाले थे? राष्ट्रकूट शासक कहाँ के रहने वाले थे? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रकूट शासक कर्नाटक के रहने वाले थे और उस समय कर्नाटक की राजधानी मानेकशॉ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टा का उच्चारण स्थान क्या है? टा का उच्चारण स्थान, तो टा का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ, का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। इसके अलावा हा, आ इसका उच्चारण स्थान कंठ से होता है। ता वर्ग का उच्चारण स्थान तालु से होता है। ता वर्ग का उच्चारण स्थान दंत से होता है और चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु से होता है। चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु से, ता वर्ग का उच्चारण स्थान दंत से, का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से और टा वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा से तथा पा वर्ग का उच्चारण स्थान
होस्ट से होता है। अगला क्वेश्चन है, नायक का संधि विच्छेद क्या है? नायक का संधि विच्छेद क्या है? तो नए जोड़ अक। नायक का संधि विच्छेद नए जोड़ अक, और यह एक अयादी संधि का उदाहरण है। अयादी संधि में क्या होता है कि ए, ऐ, ओ और औ के बाद अपने से कोई भिन्न स्वर आए तो ए का आय हो जाता है और आई का आय हो जाता है। तो यहाँ नए में आय है तो यही आय है जो आय बन गया, तो उससे नायक बना। तो नायक का संधि विच्छेद क्या होगा? नए जोड़ अक, नायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में शुद्ध शब्द है। निम्न में शुद्ध शब्द है, तो यहाँ ऑप्शन में मरण दिया है, तो मरण टा वर्ग वाला ना होता है, यानी मरण इस तरह से लिखाता है, तो ये गलत है। रुग्ण भी इस तरह से लिखाता है, लेकिन यहाँ वनवास है जो सही है। निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? तो वनवास। रसायन भी इस तरह से टा वर्ग की ना लिखाता है, तो रसायन भी गलत लिखा हुआ है, लेकिन वनवास है जो शुद्ध शब्द है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्थात वनवास। अगला क्वेश्चन है, श्याम शब्द है। श्याम शब्द है, तो श्याम किसी खास व्यक्ति का नाम है, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और एक द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आपको सभी संज्ञा को भी याद रखना है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, कौन कौन भेद होते हैं, और प्रत्येक का 2-2 उदाहरण याद रखिए कि आने वाले एग्जाम में कोई परेशानी समझने में ना हो। अगला क्वेश्चन है, फुटपाथ शब्द है। फुटपाथ शब्द है, तो इसका सही आंसर होगा पुल्लिंग। फुटपाथ पुल्लिंग है। जितने भी अकारांत इंग्लिश शब्द होते हैं वह सभी पुल्लिंग होते हैं। तो यहाँ फुटपाथ भी अंग्रेजी वर्ड्स है, फुटपाथ भी अंग्रेजी वर्ड्स है और इसके अंत में आकार है। तो जितने भी आकारांत अंग्रेजी के शब्द होते हैं पुल्लिंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्पूर शब्द है। तो कर्पूर शब्द हो जाएगा तत्सम। इसका सही आंसर होगा तत्सम। नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, तो नेता का स्त्रीलिंग नेत्री होता है। साधु का स्त्रीलिंग साध्वी होता है। गुरु का स्त्रीलिंग गुरुवी होता है। विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी होता है। ये सब आपको याद रखना है कि आने वाले परीक्षा में यहाँ नेता ना रह करके साधु रहे, गुरु रहे या और भी कोई शब्द रहे, तो वो सभी बनाने में कोई मुश्किल ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वनाम के कितने भेद है? सर्वनाम के कितने भेद है? तो इसका सही आंसर होगा सर्वनाम के 6 भेद है। सर्वनाम के कितने भेद है? तो इसका सही आंसर होगा 6 भेद है। कौन कौन सर्वनाम है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के 6 भेद है, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह घर किस विशेषण का उदाहरण है? यह घर, यहाँ यह जो है जो सर्वनामिक शब्द है, यह है जो सर्वनामिक शब्द है, जो संज्ञा के बदले आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे यू, बी, दे, ही, सी, ये सब यानी कि मैं, तुम, वह, यह, ये सभी सर्वनामिक शब्द है। इसीलिए यह घर है जो सर्वनामिक विशेषण है। इसका सही आंसर होगा सी, सर्वनामिक विशेषण। विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। और विशेषण कहते किसके हैं? तो जो संज्ञा और सर्वनाम के बदले जो शब्द आता है उससे विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका कर्म हो
या जिसके साथ कर्म होने की संभावना हो उसे कहते हैं सकर्मक। जिसमें कर्म उपस्थित होता है उसको सकर्मक बोलते हैं, जिसमें कर्म नहीं होता है उसको अकर्मक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए? रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए? तो इसका सही आंसर होगा रसखान का जन्म पठान राजवंश में हुआ। इनके पिताजी उद्यम में लगाने का बहुत प्रयास किए, लेकिन इनका मन ज़्यादा भक्ति में लगता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोमन मानिक ले गयो चीते चोर नंदन, अब्बे मन में का करूं परी फिरे के फंद। यानी कि जो दिया गया है क्वेश्चन में, मोमन मानिक ले गयो चीते चोर नंदन किस कविता की पंक्ति है? तो इसका सही आंसर होगा प्रेम ऐनी श्री राधिका। मोमन मानिक ले गयो चीते चोर नंदन यह प्रेम ऐनी श्री राधिका कविता से लिया गया है, जिसका लेखक है रसखान। रसखान के प्रमुख रचना सुजान रसखान और प्रेम वाटिका है। रसखान के प्रमुख रचना सुजान रसखान और प्रेम वाटिका, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ दूसरा ऑप्शन है, राम बिनु बिरथै जगी जन्मा, या राम नाम बिनु बिरथै जगी जन्मा, जिसका लेखक है गुरु नानक। और गुरु नानक सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु थे और गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे, जिनका जन्म पटना में हुआ था और इनका जन्म स्थान गुरुद्वारा नाम से प्रसिद्ध है। फिर यहाँ दिया गया करिल के कुंजन ऊपर वारो, तो यह भी रसखान के द्वारा ही लिखा गया है, जिसमें लिखा गया या लपटी अरी कमरिया पर राजा तिहुपुर के तजी डोरो, आठ हो सीधी नभो निधि नंद के गाय चराय विसोरो। ऑप्शन नंबर डी है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जिसका लेखक है घनानंद, जिन्हें प्रेम के पीर कवि के नाम से भी जाना जाता है। घनानंद को प्रेम के पीर कवि के नाम से जाना जाता है। इनकी प्रमुख रचना है विरह लीला, सुजान सागर और एक रचना है रसकेली बल्ली। अगला क्वेश्चन है, कुंवर नारायण की कविता है। कुंवर नारायण की कविता है तो एक वृक्ष की हत्या है, जो कुंवर नारायण के द्वारा लिखा गया कविता है। तो इसका सही आंसर होगा एक वृक्ष की हत्या। लौटकर आऊँगा फिर, ये जीवनानंदन दास के द्वारा लिखा गया। मेरे बिना तुम प्रभु, यह रेनर मारिया रिल्के के द्वारा लिखा गया। और हमारी नींद है, जो बीरेन डंगवाल के द्वारा लिखा गया। फिर से ऑप्शन की बात कर लेते हैं। कुंवर नारायण की कविता है एक वृक्ष की हत्या। लौटकर आऊँगा फिर जीवनानंदन दास के द्वारा लिखा गया, जो एक बंगाली कवि थे। मेरे बिना तुम प्रभु, यह लिखा गया है रेनर मारिया रिल्के, जो जर्मन के कवि थे। और हमारी नींद है, जो बीरेन डंगवाल के द्वारा लिखा गया। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रेम घन अपना आदर्श किसको मानते थे? प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते थे? तो इसका सही आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रेम घन अपना आदर्श भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे। अगला क्वेश्चन है, लौटकर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा अनुदित है? तो लौटकर आऊँगा कविता है जो जीवनानंदन दास के द्वारा लिखा गया, बंगला भाषा में है, लेकिन इसे हिंदी में अनुवाद प्रयाग शुक्ल के द्वारा किया गया है। इसका सही आंसर होगा प्रयाग शुक्ल। लौटकर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा अनुवादित है? तो प्रयाग शुक्ल। लेकिन इन्हें लिखा कौन है? तो जीवनानंदन दास, जो कि बंगला भाषा के एक प्रमुख कवि है, लेकिन हिंदी में अनुवाद प्रयाग शुक्ल ने किए हैं। इसके अलावा रेनर मारिया रिल्के हैं, जो मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक है, और विनोद कुमार शुक्ल है, जो मछली कहानी के लेखक है, जो महाविद्यालय से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, जीवनानंदन दास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है? जीवनानंदन दास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है?
तो इसका सही आंसर होगा बांग्ला। बांग्ला भाषा के बहुत ही प्रसिद्ध कवि है। इनका स्थान रविन्द्रनाथ टैगोर के बाद बांग्ला भाषा में प्रसिद्ध कवि के रूप में जीवनानंदन दास जी का ही आता है। आंगन के पार द्वार किस कवि की रचना है? आंगन के पार द्वार किस कवि की रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अगे। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अगे। आंगन के पार द्वार किस कवि की रचना है? तो सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अगे। इसके अलावा भी इनकी रचनाएं हैं कितनी नावों में कितनी बार, सदा नीरा, शाश्वती, तार सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक, हरी घास पर इत्यादि, यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद का रचना है। और सच्चिदानंद हीरानंद का एक कविता है हिरोशिमा जो सदा नीरा से लिया गया है। तो आंगन के पार किस कवि की रचना है? तो इसका सही आंसर होगा सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अगे की। यहाँ कुंवर नारायण, तो कुंवर नारायण है जो एक वृक्ष की हत्या कविता के लेखक है, प्रेम घन स्वदेशी के, और अनामिका है जो अक्षर ज्ञान कविता के लेखक है। अगला है मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सो गया। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सो गया, यह पंक्ति किस कविता की है? तो यह हिरोशिमा से लिया गया है जिसका लेखक सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अगे हैं। इसमें द्वितीय विश्व युद्ध में 6 अगस्त 1945 को और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर एटम बम गिराया गया था, जिसे तहस नहस यानी कि हिरोशिमा और नागासाकी हो गया। और उसका प्रभाव आज भी देखने को वहाँ मिलता है। इसीलिए सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन ने उस अमानवीय दुर्दांत विभीषिका का वर्णन मानव का रचा हुआ सूरज यानी कि परमाणु रूपी बम को लेकर के किए हैं। अगला क्वेश्चन है जनतंत्र का जन्म कविता के रचनाकार कौन है? तो जनतंत्र के जन्म कविता के रचनाकार रामाधारी सिंह दिनकर है, जिनका जन्म बिहार के सिमरिया बेगूसराय जिला में हुआ था। इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि भी प्राप्त है। जनतंत्र के जन्म कविता के रचना कौन है? जनतंत्र के जन्म कविता के रचनाकार कौन है? तो रामाधारी सिंह दिनकर। इनका जन्म 1908 में और इनका निधन 1974 में हुआ। इनकी अनेक रचनाएं यानी कि प्रकाशित हो चुकी है। प्राणभंग, रेणुका, हुंकार, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, अर्धनारीश्वर, बट पीपल, दिनकर की डायरी इत्यादि। इन्हें उर्वशी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार भी मिल चुका है। यह पहला कवि है जो राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि रसखान द्वारा कृष्ण भक्ति संबंधी रचनाएं कहाँ प्राप्त होती है? कवि रसखान द्वारा कृष्ण भक्ति संबंधी रचनाएं कहाँ प्राप्त होती है? तो इसका सही आंसर होगा सुजान सागर में। सुजान सागर में। और प्रेम वाटिका में क्या मिलता है? तो प्रेम निरूपण संबंधी रचनाएं प्रेम वाटिका में मिलती है और कृष्ण भक्ति संबंधी रचनाएं सुजान रसखान में मिलती है। अगला क्वेश्चन है चिदम्बरा किसके द्वारा लिखी गई है? चिदम्बरा किसके द्वारा लिखी गई है? तो चिदम्बरा सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखा गया है। सुमित्रा नंदन पंत को प्राकृति के सुकुमार कवि के नाम से जाना जाता है। सुमित्रा नंदन पंत जी को प्राकृति के सुकुमार कवि के नाम से जाना जाता है। इन्हें चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। इनका जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था। इनके जन्म के 6 घंटे बाद इनकी माता सरस्वती का देहांत भी हो गया। और सुमित्रा नंदन पंत जी का प्रमुख रचनाएं उच्छ्वास, ग्राम्या, स्वर्णधुली, स्वर्ण किरण, चिदम्बरा इत्यादि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
इसमें पहले अनदर ऑप्शन की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। गुरु नानक द्वारा लिखा गया जो नर दुख में दुख नहीं माने और राम नाम बिनु बिरथ जगी जन्मा। घनानंद के द्वारा लिखा गया अति सुधु स्नेह को मार्ग है और मोह सुबान ही लेबर से। और प्रेम घन के द्वारा लिखा गया है स्वदेशी। और प्रेम घन अपना आदर्श है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ? गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ? तो इसका सही आंसर होगा 1935 में। गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ? तो 1935। बेटे के आंसू क्यों आ जाते हैं? तो बार बार असफलता मिलने से बेटे को आंसू आ जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा विफलता के कारण, विफलता या असफलता के कारण। अगला क्वेश्चन है कवि धर्मवीर भारती द्वारा भाषांतरित कविता है। कवि धर्मवीर भारती द्वारा भाषांतरित कविता है मेरे बिना तुम प्रभु। मेरे बिना तुम प्रभु, जिसका लेखक है रेनर मारिया रिल्के, जिन्होंने जर्मन भाषा में लिखे हैं, लेकिन इसका हिंदी में अनुवाद कवि धर्मवीर भारती के द्वारा किया गया। रेनर मारिया रिल्के का जन्म 4 दिसंबर 1875 में और इनका निधन 29 दिसंबर 1926 में हुआ था। इनका जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था, लेकिन वह ऑस्ट्रिया वर्तमान समय में वह जिस क्षेत्र में हुआ था वह अभी जर्मनी में है। इसके अलावा जनतंत्र का जन्म है जो किसके द्वारा लिखा गया? तो राष्ट्र कवि रामाधारी सिंह दिनकर। अक्षर ज्ञान अनामिका के द्वारा। लौटकर आऊँगा फिर जीवनानंदन दास के द्वारा लिखा गया। अगला क्वेश्चन है दूसरे के इशारे पर भटकने वाले लोग को क्या कहते हैं? तो दूसरे के इशारे पर भटकने वाले लोग को मूढ़ बोला जाता है, यानी कि मूर्ख। अगला क्वेश्चन है प्रलय का प्रलय शब्द में उपसर्ग है। प्रलय में कौन सा उपसर्ग है? तो प्र। उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्द या जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ को बदल देता है उसे उपसर्ग कहते हैं। और जो शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देता है उसको प्रत्यय बोलते हैं। पहाड़ शब्द का विशेषण है। पहाड़ शब्द का विशेषण है पहाड़ी। अगला क्वेश्चन है निर्भय शब्द में कौन सा समास है? निर्भय यानी कि बिना भय के। इसके अनुसार नए समास होगा, लेकिन नए समास ऑप्शन नहीं है। तो कुछ समास ऐसे भी होते हैं जो एक से ज़्यादा समास में भी होते हैं। जैसे दशानन की बात करें तो दशानन इसका पहला पद संख्यावाची है, जिसके अनुसार यह द्विगु समास में है। दशानन का अर्थ एक अलग होता है रावण, जिसके अनुसार यह बहुब्रीहि समास है। तो निर्भय माने बिना भय के, इसके अनुसार नए समास है, लेकिन नी एक अव्यय शब्द है, इसीलिए यह अव्ययी भाव समास है। जिस समास का पहला पद प्रधान हो या पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कहा जा सकता है किस पदबंध का उदाहरण है? तो कहा जा सकता है इसमें केवल क्रिया है, इसलिए यह क्रिया पदबंध होगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है आगामी शब्द का विलोम क्या होगा? आगामी माने आने वाला समय और विगत मतलब होता है बीता हुआ समय। तो आगामी शब्द का विलोम होगा विगत। इसके अलावा उत्तम का उल्टा क्या होगा? तो उत्तम माने होता है अच्छा और अधम का मतलब होता है नीच। तो उत्तम का उल्टा होगा अधम। और सुगम मतलब होता है आसान, तो इसका उल्टा होगा कठिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मापा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? तो उसको अपरिमेय बोलते हैं, जिसका कोई परिमाण ना हो, जिसे मापा ना जा सके, अपरिमेय। अगला क्वेश्चन है अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो अपने पैरों पर खड़ा होना यानी कि कामयाब होना या स्वावलंबी होना। अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कामयाब होना या स्वावलंबी होना। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य है, तो इसका सही आंसर होगा मुझे किताब दो, मह्यम पुस्तकम देहि या माम पुस्तकम देहि। मधुर शब्द में प्रत्यय है, तो जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देता है प्रत्यय बोलते हैं। तो इसमें रा प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन है सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा। सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, इसमें दो सेंटेंस मिला है यानी कि संयुक्त हुआ है, इसीलिए यह संयुक्त वाक्य है। इसका सही आंसर होगा संयुक्त वाक्य।
अगला क्वेश्चन है, रंगप्पा किस किस्म का आदमी था? तो ये शौकीन मियाज का एक जुआरी था जो मंगम्मा से कर्ज मांगता था। यह किस कहानी का पात्र है? तो दही वाली मंगम्मा कहानी का पात्र है जो तमिल भाषा में लिखा गया है श्रीनिवास के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मंगम्मा ने ब्याह में बहू को क्या दिया था? मंगम्मा ने अपने बहू को ब्याह में कर्णफूल, कड़े, झुमकी ये तीनों चीज़ दी थी, यानी कि इसका सही आंसर होगा इनमें सभी। कर्णफूल, कड़े, झुमकी ये सभी चीज़ मंगम्मा ने अपने बहू को ब्याह में दी थी, तो इसका सही आंसर होगा इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढहते विश्वास कहानी में राजेंद्र मिश्र क्या है? ढहते विश्वास कहानी में राजेंद्र मिश्र क्या है? तो इसका सही आंसर होगा संपादक। राजेंद्र मिश्र के द्वारा ढहते विश्वास संपादित और अनुदित किया गया। ऐसे ढहते विश्वास का लेखक कौन है? सातकोड़ी होता, और यह उड़िया कहानी है जिसमें उड़ीसा के जनजीवन का वर्णन किया गया, लेकिन उसको हिंदी में रूपांतरण या भाषांतरित किसने किए हैं? राजेंद्र मिश्र। तो राजेंद्र मिश्र क्या है? संपादक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता का कौन लड़का हमेशा चुप रहता था? सीता का कौन लड़का हमेशा चुप रहता था? तो सीता धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र है, और सीता के 3 बेटे थे, नारायण, बिज्जू, कैलाश। बड़ा लड़का के नाम था कैलाश, मंझला लड़का का नाम था नारायण, और जो छोटा वाला लड़का था उसका नाम था बिज्जू। बिज्जू हमेशा चुप रहता था, जो डिसीजन लेता था कैलाश या नारायण दोनों मिलकर के। तो सीता का कौन लड़का हमेशा चुप रहता था? बिज्जू। लेकिन यह भी अंत में बोला था, किसकी पत्नी ने दाल का हलवा बनाया था? किसकी पत्नी ने दाल का हलवा बनाया था? तो इसका सही आंसर होगा कैलाश की पत्नी ने। किसकी पत्नी ने दाल का हलवा बनाया था? तो कैलाश की पत्नी ने। कैलाश की पत्नी का नाम क्या था? राधा। कैलाश की पत्नी के नाम राधा। नारायण की पत्नी का नाम था भवरी, और बिज्जू के पत्नी के नाम था पुष्पा। बिज्जू के पत्नी के नाम था पुष्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर कहानी के अनुसार पहले दिन पापति को क्या हुआ था? नगर कहानी के अनुसार पहले दिन पापति को बुखार आया था। फिर गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जब इसे भर्ती कराया गया तो वहां के डॉक्टरों ने उसे डरा दिया और बोला कि आप शहर के अस्पताल में इसे जल्दी से भर्ती करा दे। तो नगर कहानी के अनुसार पहले दिन पापति को क्या था? बुखार। पापति के माँ के नाम बल्ली अमाल था, जो एक अनपढ़ गंवार महिला थी। नगर कहानी के लेखक कौन है? तो सुजाता, जिसका वास्तविक नाम एस रंगराजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिज्जू की पत्नी का नाम क्या है? बिज्जू की पत्नी के क्या नाम है? तो इसका सही आंसर होगा पुष्पा। बिज्जू के पत्नी का नाम पुष्पा, नारायण की पत्नी का नाम भवरी और कैलाश की पत्नी का नाम राधा। अगला क्वेश्चन है, बल्ली अमाल क्या नहीं जानती थी? तो बल्ली अमाल पढ़ना नहीं जानती थी। इसका सही आंसर होगा पढ़ना। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी के ससुर किस बांध में काम करते समय पत्थर से दबकर शहीद हो गए थे? लक्ष्मी के ससुर किस बांध में काम करते समय पत्थर से दबकर शहीद हो गए थे? तो इसका सही आंसर होगा हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध है जो किस नदी पर है? तो महानदी पर। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो महानदी पर। इसके अलावा ऑप्शन है
नागा अर्जुन सागर बांध, तो ये इसका एक कृष्णा नदी पर है। कृष्णा नदी पर क्या है? नागा अर्जुन सागर बांध। सरदार सरोवर बांध है जो नर्मदा नदी पर है, और भांखड़ा बांध है जो सतलज नदी पर है। तो आपको ये सभी याद कर लीजिए, सोशल साइंस की दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो लक्ष्मी के ससुर किस बांध में काम करते समय पत्थर से दबकर शहीद हो गए? तो हीराकुंड बांध में। हीराकुंड बांध महानदी पर है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। भांखड़ा नागल बांध है जो सतलज नदी पर है। अगला क्वेश्चन है, मंगू की माँ अस्पताल को क्या समझती थी या क्या चीज का उपमा देती थी? तो मंगू की माँ अस्पताल को गौशाला समझती थी। मंगू की माँ अस्पताल को गौशाला समझती थी, इसीलिए माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना नहीं चाहती थी। मंगू कौन थी? तो मंगू एक लड़की थी जो जन्मजात पगली एवं गूंगी थी, लेकिन इसकी माँ अस्पताल में भर्ती कराना नहीं चाहती थी। माँ सोचती थी कि मैं एक माँ होकर के इसको ठीक से पालन पोषण नहीं कर पाती हूँ, तो अस्पताल कर्मियों का क्या, वो तो रोगियों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार करते हैं। अर्थात माँ थी जो अस्पताल को गौशाला की उपमा देती थी। अगला क्वेश्चन है, जाति पाति तोड़क मंडल का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ? तो जाति पाति तोड़क मंडल का वार्षिक सम्मेलन सन 1936 में हुआ। जाति पाति तोड़क मंडल का वार्षिक सम्मेलन सन 1936 में हुआ। सन 1936 में। और कहाँ हुआ था? तो लाहौर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीस के दांत कहानी में खोखा किन मामलों में अपवाद था? 20 के दांत कहानी में खोखा किन मामलों में अपवाद था? तो इसका सही आंसर होगा घर के नियमों की धज्जियां उड़ाने में। खोखा था जो प्राकृतिक नियमों के साथ साथ घर के नियमों के लिए भी अपवाद था, यानी घर में किसी चीज़ का डर भी था टूटने फूटने का, तो वह खोखा से था। खोखा कौन था? तो यह सेन साहब के एक पुत्र था जिसका नाम कासू था, और सेन साहब के 5 पुत्रियां थी जिसका नाम सीमा, रजनी, आलो से फाली, आरती। लेकिन घर में किसी वस्तु को टूटने फूटने का डर भी था, तो खोखा से था। अगला क्वेश्चन है, मैक्स मुलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा? मैक्स मुलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा? तो इसका सही आंसर होगा स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। मैक्स मुलर था जिसका जन्म डेसाऊ में, इसके पिता का नाम विल्हेम मैक्स मुलर था। इनकी प्रमुख रचना यानी कि मेघदूतम जो कालिदास के द्वारा लिखा गया, जिसको जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। हित उपदेश जो नारायण पंडित के द्वारा लिखा गया, उसको भी इन्होंने जर्मन भाषा में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेकेल थे। हेकेल थे, तो हेकेल कौन था? तो ये जंतु वैज्ञानिक था। हेकेल जंतु वैज्ञानिक था। इनका पूरा नाम एर्नस्ट हेकेल था। यह डार्विन के सिद्धांतों को भी जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। अगला क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा? नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा? तो लेखक की छोटी लड़की ने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, और यह प्रश्न पूछने के बाद लेखक को कुछ समझ में नहीं आया और इस पर इतना खोज किए कि एक निबंध ही लिख डालें।
नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह निबंध है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। कलिंग लिपि भारत के किस प्रदेश की लिपि थी? कलिंग लिपि भारत के किस प्रदेश की लिपि थी? तो इसका सही आंसर होगा उड़ीसा, क्योंकि कलिंग है जो उड़ीसा का ही पुराना नाम है। तो कलिंग लिपि भारत के किस प्रदेश की लिपि है? तो उड़ीसा। लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया था? तो लेखक के रिश्तेदार ने पैसे चुराने का आरोप लगाया था। लेखक के रिश्तेदार ने 11 रुपये पैसे चुराने का बहादुर पर आरोप लगाया था और बोला था निर्मला से कि यू डू नॉट नो दिस पीपुल आर एक्सपर्ट इन दिस शर्ट। क्या आप नहीं जानते हैं कि नौकर चाकर होते हैं जो इस कला में माहिर होते हैं, यानी कि चोरी करने में। और रिश्तेदार ने बहादुर पर पैसे चुराने का आरोप लगाया था। अगला क्वेश्चन है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कवि को एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष को कवि ने किस रूप में प्रस्तुत किया है? तो मानव के रूप में। रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम क्या था? तो रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम जोसेफ रिल्के था। रेनर मारिया रिल्के एक जर्मन कवि थे जिन्होंने मेरे बिना तुम प्रभु कविता लिखे। इसमें बताया गया था कि भगवान का अस्तित्व भक्त से है और भक्त का अस्तित्व भगवान से है। अगर भक्त ही नहीं रहेगा तो भगवान को फिर पूजने वाला कोई नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कवि जीवनानंदन दास किस भाषा के कवि है? कवि जीवनानंदन दास किस भाषा के कवि है? तो इसका सही आंसर होगा बांग्ला। अगला क्वेश्चन है, मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, यह पंक्ति किस कविता से है? तो इसका सही आंसर होगा हमारी नींद से। और अक्षर ज्ञान किसके द्वारा लिखा गया? अनामिका के द्वारा। एक वृक्ष की हत्या कुंभलयान के द्वारा। हिरोशिमा सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन के द्वारा। और हमारी नींद है जिसका लेखक है बीरेन डंगवाल। अगला क्वेश्चन है, छोड़ा हुआ रास्ता कहानी संग्रह किसकी रचना है? छोड़ा हुआ रास्ता कहानी संग्रह किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर होगा सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अगेय। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अगेय की रचना है छोड़ा हुआ रास्ता। अगला क्वेश्चन है, हिरोशिमा कविता में सूरज कहाँ निकलता है? तो नगर के चौक पर। हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज कहाँ निकलता है? तो नगर के चौक पर। कवि प्रेम घन के किस काव्य में ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है? तो जीर्ण जनपद। जीर्ण जनपद। ढ का उच्चारण स्थान क्या है? तो ये ढ है जो टा वर्ग का है और टा वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। इसका सही आंसर होगा मूर्धा। क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ, च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु और ता वर्ण का उच्चारण स्थान ता वर्ग का उच्चारण स्थान दंत होगा। यशोदा शब्द का संधि विच्छेद है। यशोदा शब्द का संधि विच्छेद, तो इसका यशोदा का संधि विच्छेद होगा यशा जोड़ दा, और ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। यशा जोड़ दा विसर्ग संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक शब्द कौन संज्ञा है? पुस्तक शब्द कौन सा संज्ञा है? तो पुस्तक यानी कि सब तरह के पुस्तक को हम लोग पुस्तक बोलते हैं, यानी कि पूरे जाति भर का बोध कराता। तो पुस्तक है जो जातिवाचक संज्ञा है। पुस्तक जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दया शब्द है। तो दया शब्द स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन है, होस्ट शब्द है। होस्ट शब्द है, तो इसका सही आंसर होगा तत्सम। तत्सम। अगला क्वेश्चन है, पूज्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा पूज्या। पूज्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप
है पूज्या। जो सोएगा सो खोएगा, जो सोएगा सो खोएगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो यह जो सोएगा सो खोएगा यानी एक दूसरे से कनेक्ट है, माने संबंधित है, तो यह संबंधवाचक सर्वनाम में है। जो सोएगा सो खोएगा, जो जागेगा वो पाएगा, यानी ये संबंधवाचक सर्वनाम में है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। शेर भर दूध, यानी शेर 1 किलो को कहा जाता है। शेर भर दूध परिमाण बोधक है या परिणामवाचक विशेषण भी है। वह खा चुका था किस काल का रूप है? तो सेंटेंस से ही पता चल रहा है यह समय बीत गया है, यानी कि भूतकाल। भूतकाल किसे कहते हैं? तो जिसे बीते हुए समय का बोध हो। अगला क्वेश्चन है घर बसाना मुहावरे का अर्थ है। तो घर बसाना मुहावरे का अर्थ होता है विवाह करना। घर बसाना मुहावरे का अर्थ विवाह करना। परोक्ष शब्द कौन सा समास है? परोक्ष शब्द में कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर होगा अव्ययी भाव समास। परोक्ष शब्द में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास। एक पंथ दो काज लोकोक्ति का क्या अर्थ है? एक पंथ दो काज लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर होगा एक काम के साथ दूसरा काम हो जाना। एक काम के साथ दूसरा काम हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह जा रहा है किस काल का उदाहरण है? वह जा रहा है किस काल का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा वर्तमान काल। वह जा रहा है किस काल का उदाहरण है? तो वर्तमान काल। अगला क्वेश्चन है सुहावन शब्द में प्रत्यय है। सुहावन शब्द में प्रत्यय है, तो इसका सही आंसर होगा वन। शोकाकुल शब्द कौन समास में है? शोकाकुल शब्द कौन समास में है? यानी कि शोकाकुल अर्थात शोक से आकुल यानी कि व्याकुल, यह तत्पुरुष समास में है और यह करने तत्पुरुष या तृतीया तत्पुरुष का उदाहरण है। अनूठा शब्द का पर्यायवाची है। अनूठा, अद्भुत, जिसको हम लोग बोलते हैं अमेजिंग, तो यह अनुपम का पर्यायवाची शब्द है। अनुपम का पर्यायवाची शब्द है। अनुलोम शब्द का विपरीतार्थक शब्द होगा। अनुलोम का विपरीतार्थक यानी कि उल्टा या विलोम शब्द क्या होगा? तो अनुलोम का विपरीतार्थक शब्द प्रतिलोम होगा। नयन शब्द का संधि विच्छेद है, तो नयन का संधि विच्छेद होता है ने जोड़ अन, और यह अयादि संधि का उदाहरण है। ने जोड़ अन और ये अयादि संधि का उदाहरण है। परिणय शब्द में उपसर्ग है। परिणय शब्द में उपसर्ग है, तो इसका सही आंसर होगा परि। परिणय शब्द में परि उपसर्ग है। परिणय शब्द में परि उपसर्ग है। परिणय शब्द में परि उपसर्ग है। अपमान शब्द का विलोम है। अपमान शब्द का विलोम है, तो इसका सही आंसर होगा सम्मान। अपमान शब्द का विलोम है सम्मान। अपमान शब्द का विलोम है सम्मान। साबरदैया किस पाठ के कथाकार है? तो साबरदैया धरती कब तक घूमेगी कहानी का कथाकार है। इसके अलावा ऑप्शन है ढहते विश्वास, तो इसका लेखक है सात कोड़ी होता। दही वाली मंगम्मा का लेखक श्रीनिवास, और माँ कहानी है जिसका लेखक है ईश्वर पेटलीकर। माँ कहानी है जिसका लेखक ईश्वर पेटलीकर। शहरों में रोज दही देना और महीने बाद पैसे लेने को क्या कहते हैं? तो इसे बारी कहा जाता है। शहरों में रोज दही देना और महीने बाद पैसा लेने को बारी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है
लक्ष्मी को कितनी लड़कियां थी? तो लक्ष्मी को 2 लड़की थी और 2 लड़का था। लक्ष्मी किस कहानी की पात्र है? तो ढहते विश्वास जिसका लेखक है सात कोड़ी होता। लक्ष्मी को कितनी लड़कियां थी? 2 और 2 लड़का था, जिसमें बड़ा लड़का के नाम था अच्युत। लक्ष्मी के पति के नाम लक्ष्मण। बांध की निगरानी के लिए लक्ष्मी ने किसे भेजा? बांध की निगरानी के लिए लक्ष्मी ने किसे भेजा? तो अपने बड़े लड़के को भेजा था, जिसका नाम था अच्युत। कौन पापत्ती को अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहती थी? तो बल्ली अम्माल। पापत्ती की माँ, जिसका नाम था बल्ली अम्माल, यानी माँ थी जो पापत्ती को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि माँ तो ममता का सागर होती है। और यह किस कहानी से है? तो नगर कहानी से है, जिसका लेखक सुजाता, जिसका पूरा नाम एस रंगराजन है। इन्होंने खुद ही कहानी को हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। और अंतिम क्वेश्चन है, बाष्प शब्द है, तो बाष्प है जो तत्सम है। जिस शब्द का हिंदी रूपांतरण करने पर शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता, वह तत्सम होता है। तो बाष्प है जो संस्कृत शब्द है, लेकिन इसका हिंदी में भी बाष्प ही है, तो चेंजिंग नहीं हो रहा, तो यह तत्सम है। Thank you so much watching this video.